children, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज फिर आपके सामने हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार लेकर आया हूँ। ये वर्ण विचार का भाग 4 है। इसके पहले मैंने आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ा दिए हैं। भाग 4 में आपको कुछ बाकी रह गए थे, उन्हें देखना है। ये आपका वर्ण विचार का अंतिम भाग है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले है घोष वर्ण कि घोष वर्ण क्या है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं, इसमें कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। तो घोष वर्ण की परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ आपस में झंकृति उत्पन्न करती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो एक प्रकार की झनकार सी उत्पन्न होती है, जो कि हर एक वर्ण के उच्चारण में नहीं होता है। कुछ ही वर्ण हैं जिनके उच्चारण में झनकार जैसी स्थिति बनती है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में झनकार जैसी स्थिति बनती है उसे ही हम घोष वर्ण कहते हैं। और ये आपका है सभी स्वर वर्ण। कहने का मतलब है आ से लेकर औ तक ये सारे हैं जो कि घोष वर्ण हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक प्रकार की झनकार सी ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में आपको पहले ही बता दिए हैं कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये आपका 5 वर्ग हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ग तथा अंत अष्ट व्यंजन। अंत अष्ट व्यंजन में आता है आपका या, रा, ला, वा एवं हा। या, रा, ला, वा। इसके अलावा हा, ये सारे हैं जो कि घोष वर्ण हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वतंत्रियाँ आपस में झंकृति उत्पन्न करती है। यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रियाँ आपस में झनकार उत्पन्न करती है। उसके बाद है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण इसका ऑपोजिट है, एकदम इसका उल्टा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ आपस में झंकृति उत्पन्न नहीं करती है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। तो घोष में आपने देखा कि वर्ण के उच्चारण में एक झनकार उत्पन्न होती है, लेकिन जो अघोष वर्ण हैं उनमें झनकार उत्पन्न नहीं होती है। और ये कौन कौन है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन तलवसा, मूर्धनसा और दंसा। हालांकि ऊष्म व्यंजन में हा भी आते हैं, लेकिन हा को यहाँ पर नहीं लेना है क्योंकि हा घोष वर्ण में आते हैं, इसलिए यहाँ पर हा को छोड़ दिया गया है। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व, जब दो समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसका पहले आपने संयुक्त अक्षर पढ़ा होगा। संयुक्त अक्षर में आपने देखा था कि एक स्वर रहित व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि जो स्वर रहित व्यंजन थे वो अलग थे, वो अलग वर्ण थे, वे अलग वर्ण थे, और जो स्वर सहित व्यंजन थे वे अलग अलग वर्ण थे। कहने वाला है कि स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग वर्ण थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वर रहित व्यंजन जो है और जो स्वर सहित व्यंजन है दोनों सेम है। तो जहाँ पर दोनों सेम रहते हैं, कहने मतलब ये हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ पर आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिला के लिखा जाता है और दोनों सेम रहता है तो उसे कहते हैं द्वित्व
व्यंजन। जैसे पक्का, पक्का में देखिए आधा वर्ण का है और पूरा वर्ण का है, दोनों सेम है। सच्चा, सच्चा में देखिए आधा वर्ण चा है, पूरा वर्ण भी चा है, दोनों सेम है। खच्चर में देखिए आधा वर्ण चा है और पूरा वर्ण चा है, दोनों सेम है। छुट्टी में आधा वर्ण टा है और पूरा वर्ण टा है, दोनों सेम है। तो कहने मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्वर रहित, चूँकि जब आधा वर्ण है तो इसे कहेंगे हम स्वर रहित। स्वर रहित को हम आधा वर्ण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आधा वर्ण है उसे हम कहते हैं स्वर रहित, और यहाँ पूरा वर्ण है उसे हम कहते हैं स्वर सहित। तो स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन जब एक समान होते हैं तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। सुक्ताक्षर जो आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें अलग अलग होते हैं। सुक्ताक्षर ये भी है, लेकिन ये सुक्ताक्षर होकर भी द्वित्व है, क्योंकि इसमें सेम है, और जिसमें सेम नहीं रहते हैं उन्हें हम द्वित्व नहीं कहेंगे। उसके बाद आपका है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान को हम कहेंगे कि बहुत सारे वर्ण हैं जिसका मुख से उच्चारण होता है, लेकिन अलग अलग वर्णों का उच्चारण अलग अलग स्थान से होता है। किसी वर्ण का उच्चारण तालु से होता है, तो किसी वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है, तो किसी वर्ण का उच्चारण जीभ से होता है, तो किसी वर्ण का उच्चारण ओष्ठ से होता है, तो किसी वर्ण का उच्चारण दो स्थानों के मिलने से होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण जिस स्थान से होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कह सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ जैसे कि का, तो का का उच्चारण कंठ से होता है, अर्थात गला से, तो हम कह सकते हैं कि आ का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है। इसी प्रकार आपके सारे वर्ण दिए गए हैं और उच्चारण स्थान दिए गए हैं और उसका नाम दिए गए हैं। जैसे कि आ कवर्ग, कवर्ग में का खा गा घा, अंगा को हम छोड़ देंगे क्योंकि अंगा पचमाक्षर है, पचमाक्षर नासिका से होता है। तो कवर्ग में का खा गा घा, तो आ का खा गा घा हा विसर्ग, ये सारे का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और चूँकि ये कंठ के द्वारा होता है उच्चारण, इसीलिए इन सारे वर्णों का नाम क्या है, कंठ ही। हम कह सकते हैं कि आ कवर्ग हा और विसर्ग कंठ ही वर्ण है। उसी प्रकार ह्रस्वी दीर्घई, चवर्ग में च छ ज झ या तालब शा, इसका उच्चारण तालु से होता है। अब देखिए तालु से कैसे होता है। जब हम ये सारे वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का जो अगला भाग है वे दांत के ऊपर चढ़ता है। तो चूँकि दांत के ऊपर जो दांत के हल्का सा जो ऊपर भाग है उसे हम कहते हैं तालु। तो जो हम ह्रस्वी दीर्घई अच्छा अच्छा ज झ या तालब सा का करते हैं उच्चारण, तो जीभ का ऊपरी भाग तालु में सटता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान तालु है। चूँकि इसका उच्चारण स्थान तालु है इसलिए इन वर्णों का नाम भी है तालवी वर्ण। हम कह सकते हैं कि ह्रस्वी दीर्घई चवर्ग या और तालबशा तालव्य वर्ण है। उसी प्रकार री टवर्ग अरा अड़ रा शा मूर्धा से होता उच्चारण, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा है। मूर्धा देखिए तालु के ऊपर जो आपका चिकना भाग है बीचे बीच, जो कि तालु के ऊपर होता है। दांत के ऊपरी भाग, ऊपर का जो आपका दांत है उस दांत का अंदर से ऊपरी भाग जो है दांत के ऊपर जो है वो तालु है, और तालु के और ऊपर जो बीच वाला भाग जो चिकना भाग है वो मूर्धा है। तो हम देखते हैं कि री टवर्ग में टा ठा डा ढा रा और रा और शा का करते हैं उच्चारण, तो हमारी जीभ जो है वो बीच में मूर्धा से जाकर सटती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। चूँकि मूर्धा से होता है इसलिए इन वर्णों का नाम है मूर्धन्य वर्ण।
उसके बाद तवर्ग, तवर्ग में ता, था, दा, धा। पचमाक्षर हम छोड़ देंगे क्योंकि जितना भी पचमाक्षर हैं सभी का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। तो ता, था, दा, धा, इसके अलावा ला और सा, ये सभी का उच्चारण दाँत से होता है क्योंकि इसके उच्चारण में जो जीभ है वो हल्का दाँत को स्पर्श करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका उच्चारण दाँत से होता है। और इसीलिए जब ये दाँत से होता है तो इसका नाम है दंत वर्ण। उसी प्रकार ह्रस्व उ, दीर्घ उ, पवर्ग ओष्ठ से होता है, जिसका नाम है ओष्ठी वर्ण। अब देखिए अनुस्वार, चंद्रबिंदु, पचमाक्षर, ये सभी का उच्चारण में नाक से हवा निकलती है, नाक से वायु निकलती है, नाक से हवाई निकलती है, इसलिए इसका उच्चारण नासिका से कहा गया है और इसका नाम है नासिकीय वर्ण। ए कंठ प्लस तालु दोनों के मिलने से होता है, दोनों के स्थान के मिलने से होता है, इसलिए इसका नाम है कंठ तालव्य। ओ आओ, इसका भी उच्चारण कंठ प्लस ओष्ठ दोनों के मिलने से होता है, इसलिए इसका नाम है कंठोष्ठ। वा, दांत प्लस ओष्ठ, वा का उच्चारण दांत प्लस ओष्ठ के मिलने से होता है, इसलिए इसका नाम है दंतोष्ठ। तो उच्चारण स्थान के नाम पर ही इन सभी वर्णों का नाम रखा गया है। जिस वर्ण का उच्चारण स्थान जिस जगह से होता है, जिस स्थान से होता है, उसी स्थान के नाम पर इन वर्णों का नाम रखा गया है। अब है आपका वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हम किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके तोड़ कर लिखते हैं तो उसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे आम, आ जोर मा हलंत जोर आ। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हम जब ध्वनियों को अलग अलग करके वर्ण का रूप देते हैं, अलग अलग करके वर्ण का रूप देते हैं तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब देखिए आम में देखिए 3 ध्वनि है, आ, मा, आ। अब देखिए जब माँ का करते उच्चारण तो माँ में आ भी आ जाता है, आ, तो आ में तो आ ही सिर्फ आता है, लेकिन माँ में आ भी आ जाता है, तो माँ को हम अलग कर दिए और आ को अलग कर दिए। चूँकि माँ से हम आ को अलग कर दिए तो माँ में हलन देना अनिवार्य है। अगर जो माँ में हम हलंत नहीं देंगे तो ये गलत होगा। तो आ जोर माँ हलंत जोर आ। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर स्वर बन रहेंगे, वहाँ पर हमें स्वर वर्ण को हूबहू लिख देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें व्यंजन वर्ण से स्वर को निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो खुद स्वर वर्ण है उसमें से हमें कुछ नहीं निकालना है, क्योंकि वे खुद स्वर वर्ण है। हमें स्वर वर्ण को अलग निकालना है, अलग करना है, और जो स्वर वर्ण है वो हूबहू वही लिखा जाएगा। अब देखिए काम में देखिए का हलंत जोर, का में आ है, आ की मात्रा है, तो का से आ को निकाल दिए हम, चूँकि मात्रा है, लेकिन इसको हम निकालेंगे स्वर का जो मूल रूप है उसे हम निकालेंगे, उसे लिखेंगे। हम मात्रा नहीं लिखेंगे बल्कि मात्रा के मूल रूप को लिखेंगे, मूल स्वर को लिखेंगे। का हलंत जोर आ जोर माँ हलंत जोर आ। इसमें देखिए 4 ध्वनियाँ हैं। कमल, चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण आ की सहायता से होता है, जिसमें कोई मात्रा नहीं रहेगी, जिस वर्ण में कोई मात्रा नहीं रहेगी उसमें आ छिपी रहती है। तो का में आ छिपी है, का हलन जोर आ का, माँ हलन जोर आ माँ, जोर ला हलन जोर आ ला, कमल। आपको ध्यान देना है कि अगर हम व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को निकालते हैं तो हमें व्यंजन वर्ण में हलंत लगाना जरूरी है, क्योंकि ये स्वर रहित का प्रमाण है। ईख, अब यहाँ पर देखिए ईख देखिए आपका स्वर वर्ण है, इसलिए हम इसे हूबहू लिख दिए हैं, क्योंकि ये खुद स्वर वर्ण है। इसमें से स्वर वर्ण नहीं निकला है क्योंकि ये खुद स्वर वर्ण है। प्लस खा हलन जोर आ।
उसी प्रकार कीमती, खुश, रूप, ऋतु, उल्लू, पुस्तक, छात्र, कक्षा, श्राप, प्रतिज्ञा, ये सभी सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्दों को मैंने वर्ण विच्छेद करके लिखा है। आप देख सकते हैं कि वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है। अब देखिए एक जगह देखिए आप उल्लू देखिए। अब देखिए उल्लू में देखिए ह्रस्व, चूँकि ये क्या है, ये आपका स्वर वर्ण है, इसे हूबहू हम लिख दिए हैं। आधा ला है, आधा ला का मतलब हुआ कि ये स्वर रहित है, और जो स्वर रहित है उसमें तो स्वर है ही नहीं। स्वर रहित मतलब स्वर नहीं है, तो उसमें से हम स्वर को नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें स्वर वर्ण है ही नहीं। तो ला हलंत, सिर्फ ये हम ला हलंत कर देंगे, बाकी इससे कुछ निकलेगा नहीं। फिर उसके बाद पूरा ला है, तो पूरा ला में देखिए आपका दीर्घऊ है, तो पूरा ला से हम दीर्घऊ को निकाल दिए, तो ये उल्लू हो गया। पुस्तक भी उसी तरह है, पा हलंत जोर ह्रस्व जोर, आधा सा के लिए सा हलंत, इससे कुछ नहीं निकलेगा। जोर ता हलंत जोर आ, जोर का हलंत जोर आ, पुस्तक। उसी प्रकार देखिए आपका छात्र है, छा हलंत जोर आ, छा त्रा। चूँकि आप जानते हैं कि त्रा दो वर्णों के मेल से बना, ता हलंत जोर रा, तो ता हलंत जोर रा। चूँकि आप जानते हैं कि ता हलंत जोर रा, तो रा तो पूरा है, रा में आ की ध्वनि है, तो रा से हम आ की ध्वनि को निकाल देंगे, तो ता रा आ, ये त्रा का वर्ण विच्छेद हो गया छात्र। कक्षा, चूँकि आप जानते हैं कि कक्षा, सॉरी चिल्ड्रन, यहाँ पे थोड़ी सी भूल है लिखने में, बाय मिस्टेक से गलत हो गया है। कक्षा में आपको का हलंत जोर आ होगा, क्योंकि का में आ की ध्वनि छिपी है, तो का हलंत जोर आ जोर का हलंत जोर मूर्धन्य शा हलंत जोर आ। चूँकि आप जानते हैं कि अक्ष जो है वो आपका का हलंत जोर मूर्धन्य शा से बना है, और चूँकि मूर्धन्य शा पूरा है तो उसमें से आ निकलेगा, और आप पे आ निकलेगा क्योंकि यहाँ पर आकार है। तो का हलंत जोर आ जोर का हलंत जोर तलब मूर्धन्य शा हलंत जोर आ, कक्षा। श्राप, शा हलंत जोर रा, शा हलंत जोर रा हलंत जोर आ, जोर पा हलंत जोर आ, श्राप। प्रतिज्ञा, पा हलंत जोर रा हलंत जोर आ, प्र, ता हलंत जोर ई, जोर जा हलंत जोर या, जोर आ, प्रतिज्ञा। तो कक्षा पर आप ध्यान देंगे, कक्षा पर का हलंत के बाद आ जो स्वर वर्ण है वह छूट गया है, इसे आप ठीक कर लेंगे। तो आज ये आपका वर्ण विचार ख़त्म हो चुका है, पूरा आप शेयर करके आपको पूरा लिखना है, पूरा याद करना है। याद करने के बाद पूरा आपको रफ में लिखना है, आपको देखना है याद हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आपको किताब से मैं अभ्यास दूंगा बनाने के लिए, वो आपको बना के दिखाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।